नमस्कार दोस्तों, इस बार के चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित है, ऐतिहासिक है, जिसका कोई पास्ट पैरेलल नहीं है। और इन चुनाव के नतीजों ने उन 2 BHK पत्रकारों का और अब जो 1 BHK पत्रकार होने वाले हैं और उस पूरी की पूरी लॉबी का मुंह बंद कर दिया है, जो इस देश को सिर्फ और सिर्फ 1990 के दशक की जात वाली राजनीति के हिसाब से देखते हैं। ये पत्रकार और ये पूरी लॉबी दोस्तों, इस देश में जब चुनाव 2022 के हो रहे थे, उसके पहले ये पूरा का पूरा माहौल बना रही थी कि किस तरीके से MY कॉम्बिनेशन जो है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगा। ये लोग जाके गिने चुने लोगों से बाइट लेते थे और झूठा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते थे। ये इस देश को 2022 में भी 1990 के चश्मे से देख रहे थे, जात वाले चश्मे से देख रहे थे। उत्तर प्रदेश में 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की वापसी ने यह बात तो तय कर दी कि अब इस देश के अंदर जात वाली राजनीति का एक टर्मिनल एंड आ रहा है और एक वेलफेयर पॉलिटिक्स की शुरुआत ही नहीं, उसने अपना पूरा का पूरा जो एक नैरेटिव है और वेलफेयर पॉलिटिक्स ने अपने आप को आगे बढ़ा दिया है। अब वो दौर खत्म हुआ दोस्तों, जब कोई भी राजनीतिक दल ये कह सकता था कि मेरे पास इस जात का वोट है, मुसलमान का वोट है या दूसरे का वोट है और इस हिसाब से मैं चुनाव को जीतूंगा। नो, दैट ऑल इज ओवर दोस्तों। अब सिर्फ और सिर्फ ये मैटर कर रहा है कि आपने क्या एंड यूजर तक, वोटर तक बेनिफिट पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया। बेसिक कास्ट रिप्रेजेंटेशन सब करते हैं, रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी का हिस्सा है, पर वो पार्टियां जो इसका अस्तित्व सिर्फ जात के आधार पर हुआ था, जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट बेस्ड कॉम्बिनेशंस के आधार पर 2 दशक तक सरवाइव कर रही थी, अब उन सब पार्टीज का एक टर्मिनल एंड आते हुए दिख रहा है। अगर आप 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश को देखेंगे, 2014 में ये 1990 की दशक वाले पत्रकार 2 BHK वाले कहते थे कि बीजेपी कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर 40 सीट से ज्यादा नहीं लेके आएगी। 2014 में 72 सीट्स के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्वीपिंग मैंडेट करी। वो इसीलिए करी क्योंकि जनता ने अक्रॉस कास्ट लाइन 39% वोट शेयर दिया। उसके बाद 2017 का चुनाव आया, उन्होंने कहा कभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी 25 या 30% के वोट शेयर को क्रॉस कर सकती। हुआ क्या, 39% वोट लेके आए। फिर 2019 में इन्होंने कहा कि सपा बसपा का गठबंधन है, अब तो सुपड़ा साफ अरिथमेटिक के हिसाब से। हुआ क्या, 60 से ज्यादा सीट लेके आई और 50% तक का वोट शेयर टच किया। और अब 2022 में क्या हुआ, इन्होंने बोला समाजवादी पार्टी ने जातीय गठबंधन सब छोटी जातियों के साथ बहुत बड़ा कर दिया है, अब तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होना है। हुआ क्या, 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी वापस आई। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसीलिए ये बता रहा हूं कि ये सब तब तक पॉसिबल नहीं हो पाया या हो पाता जब तक वेलफेयर वाली पॉलिटिक्स सक्सेसफुल नहीं होती। और अब किसी भी राजनीतिक दल को अगर जनता का विश्वास जीतना है तो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर वाली पॉलिटिक्स ही अब आगे चलेगी। अब कोई नेता नहीं कह सकता उसके पास इतने वोट हैं, इतनी जात के वोट हैं, कुछ ऐसा नहीं है। और इसीलिए इस देश के अंदर सही मायने में अगर लोकतंत्र की स्थापना पॉलिटिकल रूप में होती हुई दिख रही है, वोटर डेमोक्रेटिक होता हुआ दिख रहा है, तो अब इस दशक के अंदर देता हुआ दिख रहा है जब हर व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और वो अपने हिसाब से अपना निर्णय ले रहा है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी जो 1980 और 90 की दशक की राजनीति करती थी कि मुसलमान को एकजुट करो और बाकी को डिवाइड करो, उसका भी टर्मिनल एंड आ चुका है। 1990 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने जहां उत्तर प्रदेश जीता था, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की अध्यक्षता वाली और उसकी लीडरशिप वाली कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5% तक का वोट शेयर नहीं ला पाई, 403 सीट में कंटेस्ट करने के बावजूद। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि इस देश की महिलाओं को और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को ये फर्जी स्लोगन से आप मुहा नहीं कर सकते। आप फर्जी स्लोगन से उनको नहीं कह सकते, उनका दिल नहीं जीत सकते। वो सब दौर खत्म हुआ
कि आपकी नाक आपकी दादी के समान थी तो आपको वोट मिलेंगे, ये सब अब इस डेमोक्रेटिक इंडिया में नहीं होता। तो दोस्तों, कांग्रेस 2.4% वोट शेयर पे आती है। इसका क्लियर मतलब यही है कि जो परिवार वाली राजनीति है गांधी परिवार की और कांग्रेस की, उसका द डी एंड आ रहा है। और ये जो मीडिया के थ्रू राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, इसका भी डी एंड आ रहा है। और इसीलिए अब देश के अंदर यह भी कहना सही होगा कि कांग्रेस पार्टी कैन नो लॉन्गर बी दी प्लैंक ऑफ ऑपोजिशन। और अगर आप देश के मैप को देखेंगे तो कोई भी राज्य में अगर मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ को हटा दूं तो कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट पार्टी नहीं है। तो मतलब एक काफी बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जो आने वाले 3 से 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हो सकती है। और अब यह बात तय है दोस्तों, 2024 के पहले ये बड़े बड़े जो ज्ञानी अपना ज्ञान बांटते थे, इनको अब समझ में आना चाहिए कि अब 2024 के पहले, क्योंकि ये वोट वेलफेयर वाला है, हिंदू मुसलमान वाला वोट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर वाला वोट है। पीएम मोदी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का वेलफेयर वाला वोट है। तो 24 के पहले ऐसा भी हो सकता है कि जनता और ज्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई और पार्टी इस तरीके की पब्लिक स्पेस को और वोटर के माइंडसेट को कैप्चर करती हुई नहीं दिख रही। और मैं आप भी प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि बीजेपी 2024 के इलेक्शन के पहले 50% के बेस वोट से शुरू करने वाली है। और ये 2019 से भी ज्यादा बड़ा बेस वोट होगा, क्योंकि इस बार बीजेपी को अक्रॉस कास्ट सेगमेंट वोट मिला है। और अब वो दौर भी खत्म हुआ कि सिर्फ डोमिनेंट कास्ट ये डिसाइड करती थी कि चुनाव किस तरफ जाए। अब नॉन डोमिनेंट कास्ट एज इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि अब हर व्यक्ति अपने हिसाब से निर्णय कर रहा है। और इसीलिए बीएसपी का पतन इसी कारण हुआ है। जो पार्टी पिछले चुनाव में 22% से ज्यादा वोट शेयर पे थी, आज 13%, 12.5% के वोट शेयर पे आ गई और 1 से 2 सीट्स पे आ गई है। और दोस्तों, यही लार्जर नैरेटिव है कि एंड ऑफ कांग्रेस एंड इमरजेंस ऑफ वेलफेयर पॉलिटिक्स, ये है मेरी सबसे बड़ी हेडलाइन 2022 की। और इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल, क्योंकि जनता के करीब था, इसीलिए 100% सही साबित हुआ। और मैं आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, वोट शेयर देखिए। हिंदुस्तान के इलेक्शन एनालिसिस के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा होता है कि कोई एग्जिट पोल हर राज्य में 100% एक्यूरेट वोट शेयर देता है। बाहर के देशों में जनरली एग्जिट पोल प्रेडिक्शन से वोट शेयर वाले होते हैं। अब सीट का तुक्का ऊपर नीचे निकल जाए, पर वोट शेयर से सीट शेयर ट्रांसलेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये हर राज्य में लगभग सिमिलर या एग्जैक्ट वोट शेयर ये बताता है कि एनालिसिस एंड बीन 100% एक्यूरेट। वो लोग जो 300 सीट बीजेपी की कन्वर्ट कर रहे थे 46% वोट शेयर को, उनकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि बीजेपी का वोट शेयर 41 से 42 के बीच में आते हुए 2/3 हुआ है। और हर राज्य में सीट शेयर का ट्रेंड सही हुआ है। 2BH के पत्रकार कह रहे थे सपा जीतेगी, हम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि पंजाब में कांग्रेस स्वीप करेगी, हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी स्वीप करेगी। हम नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के अंदर कह रहे थे, मणिपुर के अंदर जिसका एनालिसिस सब लोग भूल जाते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करेगी। और इस बार बीजेपी जो है अपने आप में सरकार बना रही। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य पहले कांग्रेस डोमिनेटेड हुआ करते थे, अब वो बीजेपी डोमिनेटेड हो रहे हैं। और उत्तराखंड के अंदर जब सब कांग्रेस कह रहे थे, हम कह रहे थे बीजेपी 40 से ज्यादा ला सकती है। और इसीलिए गोवा के अंदर जब सब कह रहे थे कांग्रेस एक तरफा बना लेगी, हम कह रहे थे कि भाई कोई नहीं बनाएगा। और इस सब में आपको कंपैरिजन दिखाता हूं हमारे और बाकी के बीच में। और अगर आप एनालिसिस कंपैरिजन देखिए जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के हमारे आंकड़े और बाकी के आंकड़े के बीच में आप देखिए, और बाकी सब के आंकड़े के आप कंपैरिजन में देख सकते हैं। तो क्लियरली दिस इलेक्शन इज अबाउट वेलफेयर एंड दिस इलेक्शन इज अबाउट द एंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। मेरे साथ शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन। शाजिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आज की विक्ट्री के लिए। विकास सरस्वत जी, राइटर और कॉलमनिस्ट। अर्शप्रीत सिंह खडियाल जी, ये कांग्रेस पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है और पीसीसी हेड है, पंजाब से जुड़ रहे हैं। राहुल लाल जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं आप चारों के पास पहले आना चाहता हूं। मैं किरतार्थ, आप मेरे साथ बने रहे, मैं आऊंगा आपके पास, जरा एक वेट करिए। शाजिया जी और अर्शप्रीत जी, आप सभी आपके पास आना चाहता हूं। हम दोनों को 30-30 सेकंड का मौका दूंगा। आज एनालिटिकल डिबेट है, मैं सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर बात कर रहा हूं। अर्शप्रीत जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अर्शप्रीत जी,
आई थिंक आपकी पार्टी को बहुत जरूरी है कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, क्योंकि लैंडस्लाइड आम आदमी पार्टी पंजाब में जीतती है, पर उससे ज्यादा मेरे लिए चिंताजनक, मेरे लिए नहीं आपके लिए चिंताजनक होना चाहिए कि आप 2.4% वोट शेयर कांग्रेस का यूपी में लाते हैं। क्या ये सिग्नल ये नहीं है कि आपको अपनी लीडरशिप को हटाना चाहिए? दिस इज द एंड ऑफ गांधीज लीडरशिप इन कांग्रेस। हर्षप्रीत जी। What's bigger than everything is the spirit. हमने 40% रिजर्वेशन दी महिला, उसके बाद मुबारकबाद सभी पार्टी को। तीसरा ऐसा कि आपका हर्षप्रीत जी अपने ऑडियो को थोड़ा आपका एक सेकंड हर्षप्रीत जी, आपका ऑडियो थोड़ा कट के आ रहा है, मैं जरा उसको फिक्स कर रहा हूं। शाजिया जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, जब तक हर्षप्रीत जी 20 सेकंड आपके ऑडियो को फिक्स कर रहा हूं। शाजिया जी, दिस इज आई थिंक as not just a start but clearly proves कि अब caste based politics is coming to a terminal end and जो welfare politics है that is going forward। तभी सपा का वो समाजवादी पार्टी जो है वो इतने एनालिसिस के बाद भी नहीं आगे बढ़ पाती है, और बीएसपी जो है वो 10% 12% वोट शेयर पे रहती है और सिर्फ 1 से 2 सीट पे आती है। तो ये बहुत ऐतिहासिक हो रहा है, देश की राजनीति एक बहुत बड़ा टर्न ले रही है जिसको शायद से लोग नहीं देख पा रहे हैं। शाजिया जी। जी, मुझे लगता है कि बहुत ही ये ना सिर्फ एक ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन एक पूरी तरह से जो एक व्याख्या है, जो एक मैं कहूंगी ग्रामर जो है हमारे देश की पॉलिटी का, राजनीति का, वो कहीं ना कहीं बदला है। पूरा की पूरा एक जो लैंग्वेज है, जो बाकायदा जबान है, वो फिर से लिखी जा रही है, उसकी परिभाषा ही बदली जा रही है। वोटर क्या है, नेता कौन है, और क्या किस तरह से वो रिश्ता होता है, और वो रिश्ता ही बदला जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ बड़ा बदलाव है जिसको आसान शब्दों में नहीं समझाया जा सकता, लेकिन एक तरह से एक सरलीकरण भी है कि जो काम करेगा, जो हमारे घर के लिए और हमारे घर को जो वोट आएगा वो ही हमारा अपना है। और ये बहुत ही एक सरल मैसेज है, लेकिन उसको समझना जो है इतना आसान नहीं है, और कई माहिर लोग, ज़हीन महीन लोग इसको शायद समझ नहीं पाते। और वो ये है कि वही जात पात मजहब की राजनीति, मेरा संप्रदाय तो मेरा वोट, तुम्हारा मजहब तो तुम्हारा वोट, और इस सब से हटकर एक अलग वर्ग, एक अलग जन चेतना, एक अलग सोशल कॉन्शियसनेस, एक लाभार्थी आप उसे कह दें या हकदार, जो असली हकदार है जी, जिसको मिलना चाहिए, जो मुस्तहिक है। एक और उसका एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एक शब्द में इस्तेमाल करना चाहूंगी, मुस्तहिक, जो हकदार है। ये आप काफी बड़ी बात कह रही है शाजिया जी, आपने कहा। मैं इसमें इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि ट्रेंड इज नॉट एन आइसोलेटेड ट्रेंड। इस ट्रेंड को मैं 2014 से देख रहा हूं, और अब इस इलेक्शन के बाद मैं कंप्लीटली कह सकता हूं कि इट इज एंडेड। मैं विकास सारस्वत जी, हर्षप्रीत में आपका ऑडियो जस्ट फिक्स करो, आ रहा हूं आपके पास। शाजिया जी, मैं इस पे आपसे सहमत हूं। विकास सारस्वत और राहुल लाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहले राहुल लाल आपके पास, और फिर विकास जी आपके साथ किरदार बने रहे। और राहुल लाल, ये मानना होगा कि इस बार ऑपोजिशन के पास हर अपॉर्चुनिटी थी जनता के विश्वास को जीतने की, पर जब कोविड काल हुआ आप अपने बड़े बड़े महलों में बैठे रहे। उसके बाद आपने सोचा कि आपने एमवाई कॉम्बिनेशन बैठा दिया, छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंसेस कर दिया तो आपको जनता का विश्वास मिलेगा। नहीं हुआ ऐसा। अब जनता बहुत समझदार हो गई है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये टर्मिनल एंड है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को, और मुझे लगता है ये सब पार्टीज अब ऑब्लिवियन में जाएंगी, क्योंकि इनके पास देयर इज नथिंग न्यू टू ऑफर टू द वोटर। राहुल लाल। सबसे पहले तो प्रदीप भंडारी जी, आपके और आपकी जो पूरी टीम है जन की बात को, उसको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जिस तरह से हमने मतदान व्यवहार के क्षेत्र में जो एग्जिट पोल देखे हैं, उस एग्जिट पोल को आप लगातार पिछले कई वर्षों से उसको एग्जैक्ट पोल आप बना रहे हैं। धन्यवाद। आज तो आपने 5 में किया है। हमें अभी भी याद है कि आप दिल्ली जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो आप इकलौते व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि कांग्रेस का वोट शेयर जो है कि 5% होगा, जबकि तमाम लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग और जो दूसरे एग्जिट पोल करने वाले लोग थे, हर कोई 10% बता रहे थे। हमें अभी भी याद है कि पड़पड़गंज के सीट को लेकर आपने पहले ही उसी समय कहा था कि बड़े कांटे की मुकाबला होगी, और वो हुई थी। अब अगर हम लोग बात करें झारखंड को लेके, तो रघुवर दास के हारने की घोषणा आपने उसी जमाने में कर दी थी, उसी समय बहुत पहले ही कर दी थी, और वो चीजें हम लोगों ने देखी कि केवल भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं, तो एक तरह से जो वैज्ञानिक रूप से जो होना चाहिए, क्योंकि हमने देखे कि दूसरे तमाम टीवी चैनलों पे जो एग्जिट पोल हुए और वो आज किस तरह से औंधे मुंह धराशायी हुए, तो एक तरह से जब दूसरे लोग इस तरह से कर रहे हैं
और आप अभी भी एग्जैक्ट ढंग से कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, तो इसके लिए आप तो बधाई के पात्र हैं। नंबर 1 चीज। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल लाल जी, आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सरस्वत जी। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो पॉलिटिक्स के अंदर मैं लार्जली बात कर रहा हूं, अब चेंज क्या होगा विकास सरस्वत जी? अब चेंज ये होगा कि ये पार्टी जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, what will make them survive in the Indian polity? Because their leadership is now becoming stale. Their leadership does not have that energy and the enthusiasm. Their cadre is getting demotivated. They are only localized to a caste. They're only localized to a region. तो मेरे हिसाब से तो एक और बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होने वाला है। और जैसे गुजरात में बीजेपी became a pole, now I think उत्तर प्रदेश में बीजेपी has become a big pole, जिसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परंतु जिस प्रकार की जातिवादी पार्टियां देश में अभी तक बनी रही हैं या परिवारवादी पार्टियां, डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो रही है, उनको जन अपेक्षाओं से कदमताल कर पाना ये मुझे लगता है बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ओरिएंटेड ही उस तरीके से नहीं है ना। अच्छा, जनता समस्याओं को देखती है, जनता समझती है कि महंगाई एक समस्या है, कोविड एक बहुत बड़ी समस्या बनी, पर वो उसमें इतना भी विवेक है, वो ये भी समझती है कि इन समस्याओं का निराकरण कौन कर पाएगा और ये कितनी कौन सी समस्या किस हद तक उसका निराकरण हो सकता है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर देती है। और आप एक बात जो आपने शुरू में कही, पहले राजनीति किस प्रकार की होती थी कि 5 साल में एक बार नेताजी पहुंचते थे और वो जाति के नाम पर या कोई दूसरे अपने वादे करके वोट ले आते थे, उसके बाद उनका कोई सरोकार जनता से नहीं रहता था। आज आप पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक तरीके की देख रहे हैं, आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स मिल रहे हैं, आपको पूरे टाइम पर और दूसरी, और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूं विकास जी, अब आपको 24/7 जनता के बीच में रहना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हर्षप्रीत जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर मैं पीएम मैं शाजिया जी आपके पास आने वाला हूं। हर्षप्रीत जी देखिए, आप कोई भी इलेक्शन के बाद आपकी पार्टी सीरियस एग्जामिनेशन क्यों नहीं करती है? आपकी पार्टी में आपके जैसे डायनेमिक लीडर्स हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं टीवी पे, जमीन पे, पर अल्टीमेटली जब टॉप पे आपकी प्रॉब्लम है तो फिर आप जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? और अगर आप अपनी पार्टी को रिवाइव नहीं करेंगे तो लोकतंत्र के अंदर जो स्पेस है एक ऑपोजिशन पार्टी की, वो एक तो आप रोके रखे और दूसरे को आप छोड़ नहीं रहे। और धीरे धीरे हमने पंजाब में भी देखा कि किस तरीके से आपका गढ़ था, वहां पे एक नई पार्टी आ गई। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि गुजरात के अंदर आपकी स्पेस को शायद से दूसरी पार्टी ले जाएगी। सो आर यू नॉट सीइंग दैट द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग बैकवर्ड हर्षप्रीत? नहीं साहब, पहली बात तो मैं मुबारकबाद देता हूं जो पार्टी जीती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी वेलकम्स द मैंडेट ऑफ द पीपल। और ये है कि कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है 3 स्टेट्स में जो इलेक्शंस हुए हैं। एंड हारना जीतना साहब चलता रहता है, बट व्हाट मैटर्स इज द स्पिरिट। 40% जो परसेंटेज जो हमने और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दी यूपी में, दैट इज सिग्निफिकेंट एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। जो पंजाब में 75 सालों में नहीं हुआ, पहला दलित मुख्यमंत्री दिया आपने। बट एज ऑफ नाउ जो हमारा, चाहे हम सरकार में हो चाहे ऑपोजिशन में हो, जो हमारे लिए मैटर करता है साहब वो ये है कि लोगों की आवाज बुलंद हो और लोगों की जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो। तो पंजाब, एज फार एज पंजाब गोज, हमें 2-3 कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि आम आदमी पार्टी को कोई एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नेंस का। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, क्रूशियल स्टेट है, ना इनको सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता, ना लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, ना पुलिस के बारे में, बिकॉज़ दे नेवर डेल्ट विद दीस काइंड ऑफ थिंग्स। फिर केजरीवाल साहब के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग है विद रिगार्ड्स टू द सिक्योरिटी कंसर्निंग पंजाब। तीसरा साहब, इनका SYL पे स्टैंड बड़ा अनक्लियर था। तो वी आर होपिंग कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है पंजाब में, तो ये पानी पंजाब के को बचाएंगे और दिल्ली नहीं लेके जाएंगे। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस कंक्लूड कर रहा हूं साहब। हर्षप्रीत जी, आई थिंक यू सीरियसली योर, हर्षप्रीत जी आई रिस्पेक्ट, but I think elections are not about spirits and moral victories, it's about winnability, that's what matters at the end of the day। मैं पीएम मोदी की, शाजिया जी, ये जो ज्ञानीज 1990 के दशक थे उस पे पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में और अपने स्पीच में बहुत बड़ी बात बोली। मैं 30 सेकंड जरा सुनाना चाहता हूं, फिर आपके पास आऊंगा और हर्षप्रीत जी के पास आऊंगा। सुनिए आज पीएम मोदी ने इन ज्ञानियों पे क्या अटैक किया, जरा 20 सेकंड। स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे।
एग्जैक्टली अगर आप ये जो भावना है शाजिया जी, हर्षप्रीत इज टॉकिंग अबाउट मॉरल विक्ट्री बट आई एम सेइंग इलेक्शंस इज ऑल अबाउट विनेबिलिटी। और मैं आपको बताऊं कैराना जैसी सीटों पे भी बीजेपी इस वक्त जो है कई जगह कांटे की टक्कर पे रही है, जीती है। मतलब ये भी धराशायी कर देता है कि भाई मुसलमान जो है उसको इकट्ठा करो और एक तरफा करो और वो बीजेपी एंटी हो जाएगा। आई थिंक दिस इज ऑल्सो गेटिंग डिमोलिश शाजिया जी। सो मैं ये कह रहा हूं एक नए दौर की पॉलिटिक्स में इंडिया डज नॉट नीड लीडर्स जिनकी फैमिली बैकग्राउंड के नाम पे वो सिर्फ वोट मांगे। इंडिया नीड लीडर्स जो जमीन पे 24 घंटे काम करे। एंड कांग्रेस इज नॉट रियलाइजिंग दिस। इट इज एडिंग टू योर एडवांटेज, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी, बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, वेयर जहां पे एक ऑपोजिशन की स्पेस इनने ऑक्यूपाई करके रखी जो अभी रिसीड कर रहे हैं और अभी एक बड़ा वैक्यूम है। शाजिया जी। बिल्कुल, और प्रदीप आपने बहुत सारी बातें कही हैं और इसमें इस पर मंथन करने की जरूरत है क्योंकि काफी कुछ हमें सीखना भी है इससे। अब देखिए पहली बार एक ऐसा विकल्प मिला है लोगों को। अगर आप इन 4 राज्यों में देखें, और हम लोग हमेशा, आप तो अब एंकर हैं, हम पहले एंकर थे, हम तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी की बातें सुनते थे। पहली बार प्रो इनकम्बेंसी भी कोई चीज है, ये हम जान रहे हैं कि ये भी कोई चिड़िया है भाई, और ये कैसे मुमकिन हुआ। तो देखिए पहली बार हम देख रहे हैं इन राज्यों में क्यों वो सरकार वापस, सत्तारूढ़ सरकार वापस क्यों आई है। ना तो इन सारे सीएम या इन सरकारों के खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ एक भी रुपए का कोई भी भ्रष्टाचार का इल्जाम है। और आप देखेंगे और भी कि जो लोगों से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, और आप ये देखेंगे कि जहां तक बात है राशन की, राशन का कोई धर्म नहीं होता, रोटी का कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती। जहां तक बात है आवास की, पक्के घरों की, चाहे सड़कों की और सुरक्षा की, उसमें भी कोई जात पात और मजहब नहीं होता या परिवारवाद नहीं होता। तो घूम फिर कर बात वही होती है कि जो अहिर को चाहिए या जाट को चाहिए या कुर्मी को चाहिए या फिर पासी को चाहिए या फिर मुसलमान को चाहिए या फिर शिया को चाहिए या सुन्नी को चाहिए, वही स्वर्ण को चाहिए। एग्जैक्टली शाजिया जी, जाटव को चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि अल्टीमेटली भारतीय को क्या चाहिए वो मैटर कर रहा है। अब अल्टीमेटली भारतीय को क्या चाहिए ये बहुत बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शाजिया जी। इस बार मैं आपको एग्जिट पोल एनालिसिस पे काफी मिस किया था जब मैंने पूरा एक्यूरेट किया था। अच्छा लगा आज आप मेरे साथ जुड़ रही हैं। मैं किरतार्थ के पास 1 मिनट जाना चाहता हूं। हर्षप्रीत मैं आपके पास और विकास जी। किरतार्थ, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बैंग ऑन एग्जिट पोल दिया है, पर अभी भी कुछ सीट्स जो है बहुत क्लोज मार्जिन्स में चल रही है। किरतार आपने, नितेश ने और काफी पूरी टीम ने मेहनत करी, चंदन पांडे, कौशिक साहब ने, निपांशु ने। मुझे बताइए अभी कौन सी सीट्स जो है क्लोज मार्जिन पे चल रही, कितनी मार्जिन है उन सीट्स पे? किरतार्थ जी प्रदीप, यहाँ पे जैसे पश्चिम में भी और पूर्व में भी, पश्चिम में एक सीट है, मार्जिन बताइए, सीट का नाम और मार्जिन। नकुर है, नकुर में 300 के मार्जिन से जीता है उसने भी, धर्म सिंह सैनी हार गए हैं। और यहाँ पे ये देखा गया भदोही में एक सीट है और आई वहां पे चल रही है 315 की मार्जिन अभी चल रही है। कितनी सीट है जो अभी 1000 की मार्जिन से कम में? 1000 की मार्जिन से कम वाली सीट करीब 8 से 10 के आसपास अभी है, जिसपे गिनती जारी है। और इनमें से कितनी पे बीजेपी लीड कर रही है? अभी बीजेपी इनमें से करीब 8 से 9 में के सीट में, मतलब मेजॉरिटी सीट पे भी बीजेपी इन पे लीड कर रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी मतलब ये इलेक्शंस में कई जगह, और ये सब समाजवादी पार्टी के गढ़ हुआ करते थे जिनकी ये बात कर रहे हैं। तो क्लियरली उधर भी भले सपा जीते इनमें से मेजॉरिटी सीट, बट आई एम सीइंग अ लार्जर ट्रेंड किरतार्थ, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। विकास सरस्वत, मैं आपके पास आ रहा हूं, चाहता हूं, फिर हर्षप्रीत और राहुल लाल के पास आऊंगा। विकास जी, मैं मणिपुर की भी बात करना चाहता हूं और फिर मैं हर्षप्रीत के पास आऊंगा उसी से रिलेटेड। मणिपुर और मणिपुर की बात कर लूं या कुछ समय पहले असम की बात कर लूं, कल ही असम के इलेक्शन हुए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखेंगे विकास जी, पहले वहां भी कांग्रेस का डोमिनेशन हुआ करता था, अब बीजेपी इज इंक्रीजिंग इट्स फुटहोल्ड। ऐसा नहीं है कि फुटहोल्ड डिक्रीज हो रहा है, इट्स विद पासिंग टाइम फुटहोल्ड इंक्रीज हो रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और सीट परसेंटेज बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, जितना इंटरेस्टिंग एक्चुअली इस चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजे हैं, मुझे लगता है उससे बिल्कुल कम इंटरेस्टिंग जो है वो मणिपुर के नतीजे नहीं है। मणिपुर बहुत इंटरेस्टिंग है जिस हिसाब से वहां पर नतीजे गए। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में पूरे में ही या तो भाजपा की सरकारें और या फिर उनके सहयोगी दलों की सरकारें, उनके मतलब कुछ कुछ प्रकार के जो उनके गठबंधन बने उनकी सरकारें। आज आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल के बाद चौथा राज्य हो गया मणिपुर जहां पर के भाजपा की भी सरकार इंडिपेंडेंटली अपने सीट से बन गई है। हालांकि कुछ एक स्टेट्स में उन्होंने फिर भी एलाई, जैसे अरुणाचल में अपने रीजनल एलाइज रखे हुए। एक सिग्निफिकेंस जो मणिपुर की है वो ये है कि
देखिए, सारी पार्टियों ने वहां पर जो है आफ्स्पा को रिपील करने के लिए अपना चुनावी मुद्दा बनाया था। सिर्फ भाजपा एक ऐसी पार्टी थी जिसने आफ्स्पा रिपील को मुद्दा नहीं बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट बावजूद भी चुनाव वहां पर जीता है। सो देयर इज क्लियर मैंडेट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। एक्सीलेंट पॉइंट विकास सरस्वती। और हर्षप्रीत, इसी पे मैं आ रहा हूं। हर्षप्रीत, आई हैव अ डाउट कि योर पार्टी हैज स्टार्टेड टू टेक फ्रिंज स्टैंस। शाजिया जी, हर्षप्रीत, अगर आप देखें, एंड दिस गोज बैक फ्रॉम 2015 onwards, I remember in the parliament late Shri Arun Jaitley saying that Congress has started to take fringe positions. I took it lightly at that time and I look at it as a political statement. But Harshpreet, अगर मैं अब पास के जितने भी tweets राहुल गांधी जी के देखूं, मुझे लग रहा है those are more tweets of an activist rather than a politician and a mature leader. आपको नहीं लग रहा कि जिस हिसाब से अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी देखिए कांग्रेस पूरी तरीके से रिसीड हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में 2.4% पे आ गई है, आपकी पार्टी को एक कॉल लेना पड़ेगा कि क्या आप एक एक्टिविस्ट लेफ्ट विंग एनजीओ है कि आप सच में एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी वापस से रिवाइव होना चाहते हैं? हर्षप्रीत साहब, देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऐसा है कि 5 स्टेट में से 3 में हम सेकंड लार्जेस्ट है। दूसरा, हमने अच्छे सिग्निफिकेंट टाइम के लिए वी हैव गवर्न्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये बात साहब, मैं आपको बस एक कहूंगा कि हारना जीतना तो बना रहता है और हमारी प्रायोरिटी जो मोदी साहब की है वो नहीं है। अब 1-2 चीजें हम मोदी जी से सीख सकते हैं। वो प्रधानमंत्री कम प्रधान कैंपेनर ज्यादा लगते हैं। कंट्री तो जरूर सफर करती है, लेकिन हाँ, पार्टी को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है, वोटे बटोर लेते हैं, स्टेट में जीत लेते हैं, लेकिन कंट्री सफर करती है साहब। और दूसरा ये है कि ईडी, आईटी और सीबीआई को यूज करके कैंपेनिंग होती है एलिजिडली, और ईडी ज्यादा इलेक्शन डिपार्टमेंट लगने लगता है। तो साहब, ये चीजें कुछ बीजेपी से शायद कुछ लोग सीखना चाहे। आम आदमी पार्टी मैनिफेस्टो नहीं देती है साहब। आम आदमी पार्टी हमें क्रिटिसाइज करती थी हमारे मैनिफेस्टो के बेसिस पे, बीजेपी के मैनिफेस्टो के बेसिस पे, और खुद मैनिफेस्टो ही नहीं दिया। तो साहब, सेम ग्रामर आपने इलेक्शंस के पहले यूज करी। हर्षप्रीत जी, आपने सेम ग्रामर इलेक्शंस के पहले यूज करी, और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कोई 3 राज्यों में सेकंड लार्जेस्ट नहीं, पंजाब के अंदर आप सेकंड लार्जेस्ट मत कहिए, कंसोलेशन प्राइज नहीं, बड़ी डिफीट है। वहां आप 2/3 बहुमत से जीते थे और अब आप 19 सीटों, 14 सीटों पे आ गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेस देन 20 सीट्स पे आप आ चुके। उस गोवा के अंदर पिछली बार आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, इस वक्त बीजेपी जो है 20 पे पहुंच चुकी है, आप 11 सीटों पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात करूं, सबसे स्ट्रॉन्ग, एंड उत्तराखंड के अंदर हमेशा राज्य में परिवर्तन होता है, राज्य में परिवर्तन इस बार नहीं हुआ, बीजेपी वापस आ चुकी है। मणिपुर के अंदर आप जो है सिंगल डिजिट पे आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में 2.4 पे आ चुके हैं। दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस फैक्चुअली लुकिंग एट इट। मैं देश में देख रहा हूं किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। राहुल लाल के पास आ रहा हूं, शाजिया इल्मी के पास आ रहा हूं, देखिए देश किस तरीके से। पास इस डिबेट में 2 मिनट है, इसलिए मैं राहुल लाल और शाजिया इल्मी के पास आऊंगा। राहुल लाल, आपको मैं 45 सेकंड देता हूं। राहुल लाल, देखिए, हर्षप्रीत मेरे मित्र है, पर अभी बात को समझ नहीं रहे हैं, या उसको समझ रहे हैं पर उनकी व्यवस्थाओं के कारण उसको मान नहीं रहे। पर राहुल लाल, मैं आपसे एज एन एनालिस्ट जानना चाहता हूं, मैंने क्या गलत बोला? अब कांग्रेस पार्टी का ये वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस मैंने देखने को मिला है, 3 राज्यों में चांस था जीतने का, 0 में जीती जा रही है। राहुल लाल, देखिए, कांग्रेस को कुछ सुधार करने की जरूरत है। कुछ नहीं, बहुत। मान लीजिए कि पंजाबी है, तो वहां पे देखिए चरणजीत, मुझे लग रहा है जो सीटें दोनों सीटों से हार गए, जो सीटें आई है वो चरणजीत सिंह चन्नी के छवि के कारण आई है, भले वो अपनी सीटें जरूर हारे अपनी सीटें। तो बस मैं यही कहूंगा कि थोड़ा कुछ इन मामलों पर उनको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं एक चीज जरूर कहूंगा जिसको कि हम लोग अपने डिबेट में छोड़ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन एक लिहाज से आप भले देख रहे हैं कि वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन कहीं न कहीं आप देखिए पिछले चुनावों की तुलना में उन्होंने काफी प्रगति की है और विपक्ष, रियल विपक्ष की भूमिका में है इस बार। तो अब कहीं न कहीं उनको कुछ मसलों पर जनता का एक तरह से प्राप्त हुआ, और उनको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आप केवल आप कुछ समय तक, आप इलेक्शन के समय में आप आके एक्टिव ना हो, आप जनता के रियल पैरोकार बनिए, आप हर समय 24 घंटे आप उपलब्ध रहिए। यह संदेश उनके लिए है। लेकिन हाँ, आपने बड़ी बात करी, पर समाजवादी पार्टी के एम्बाईवादी पार्टी नहीं हो चुकी है, ये उनको भी सोचने की जरूरत है। शाजिया इल्मी, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित थे, और आप लोगों को उत्साहित भी होना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त नतीजे आए हैं, ये कोई पास्ट पैरेलल नहीं, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, और अब कल पीएम मोदी गुजरात जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लगातार निरंतर रूप से काम करने के बारे में सोचते हैं, और अपने ही पैमाने जो हैं बदलते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, और मुश्किल करते रहते हैं, और संघर्ष बढ़ाते रहते हैं। तो और जैसे उन्होंने बार बार, आपने देखा उनकी स्पीच में लगातार गरीब, महिलाएं और उन तक पहुंचना, तो उनके हिसाब से
पूरे सत्ता का मतलब ही है गरीबों तक पहुंचना। पर और बिल्कुल, सरकार पर का और कांग्रेस सत्ता का पार्टी, मतलब शाजिया ही जी यही माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय कम था, पर आज आपको इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं, ऐतिहासिक रहा है। और अर्शप्रीत जी को निवेदन करूंगा या कहना चाहता हूं, शुभचिंतक के रूप में आत्मचिंतन करिए, अपनी लीडरशिप से भी सवाल पूछिए। मेरे साथ आप 6 जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, मेरे साथ शाजिया इल्मी, विकास सरस्वत, राहुल लाल जुड़े थे और अर्शप्रीत जी जुड़े थे। जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज करी है पंजाब के अंदर। इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ आपने सरकार बनाई है। मनीष जी, इस चेंज को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की जीत है, या सिर्फ पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी थी और उस एंटी इनकम्बेंसी में आप कोइंसिडेंटली वहां पर सही पोजीशन पे सही वक्त आप रहे और इसीलिए आपको जीत दर्ज हुई? दोनों ही बातें सही हैं। पंजाब की जनता बहुत दुखी थी इस बात से कि उनके जो नेता हैं वो अपने घरों की छत पे हेलीकॉप्टर बनवाने में और अपने लिए सुख विलास बनवाने में और अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनके घर में कोई बीमार हो तो उसके लिए अस्पताल मिल जाए, या जॉब्स, या फिर वो व्यापार करने, पंजाब में व्यापारी इतने हैं, किसान इतने हैं, उनके लिए कुछ हो जाए, उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो 10 साल से 15 साल से पंजाब की जनता आजिज थी और वो विकल्प ढूंढ रहे थे। इधर दिल्ली में एक पार्टी खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम करते हुए, जिसमें पूरा काम इस बात पे हुआ कि एजुकेशन कैसे ठीक की जाए, हॉस्पिटल कैसे ठीक किए जाए। केजरीवाल जी ने करके दिखाया कि सरकारी स्कूल भी अच्छे हो सकते हैं और सरकारी अस्पताल भी अच्छे हो सकते हैं, बिजली के बिल भी जीरो हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को लगा के वहां पे दोनों चीजें मिल गई पंजाब में। केजरीवाल ऑफ मॉडल गवर्नेंस को स्वीकृति मिली और पंजाब की जनता जिस बात से गुस्सा थी राजनीतिक पार्टियों से, उन्होंने भी बदलाव करके दिखा दिया। मनीष जी, क्या मैं ये सही समझूं कि अब आपकी पार्टी एक ऑप्शन के रूप में तैयार हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने के लिए तैयार है? देखिए, जनता के पास जब क्रेडिबल विकल्प होता है, एक आइडिया के रूप में, एक पार्टी के रूप में, एक लीडरशिप के रूप में, तो निश्चित रूप से भरोसा करके चलती है और फिर ऐसे ही कदम उठाती है। दिल्ली में आप देखें 2015 में क्या हुआ था, यही हुआ था कि बहुत ऑर्डिनरी लड़के लड़कियां, वो सब 25-25, 30-30 साल से जो लोग विधायक थे उनके सामने खड़े हुए और उन्होंने हरा दिया उनको, जनता ने हरा दिया उनको। यही आज पंजाब में भी हुआ है। एक केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ, अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान की एक मजबूत लीडरशिप के साथ, जब पंजाब के आम लड़के लड़कियां पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने पॉलिटिक्स में आके लोगों के सामने विकल्प रखा, तो लोगों ने, पंजाब के वोटर्स ने हाथों हाथ लिया उसको। आज ये इस बात का गवाह है और कल देश में भी हो सकता है, कल देश के दूसरे राज्यों में भी हो सकता है, क्योंकि अब इस राजनीति को जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, मनीष जी आप कह रहे हैं पंजाब के चुनाव से, गोवा के चुनाव से, मनीष जी आप कह रहे हैं देश में भी हो सकता है। मैं समझूं कि अगर मैं आपकी पार्टी को एनालाइज करूं तो आपकी पार्टी कास्ट बेस्ड पार्टी नहीं है, तो अब क्या आम आदमी पार्टी गुजरात में जाने वाली है? क्या अब आम आदमी पार्टी का नेक्स्ट पॉलिटिकल डेस्टिनेशन गुजरात होगा? क्योंकि कुछ समय पहले राघव चड्ढा मेरे साथ जुड़े थे तो वो कह रहे थे हाँ गुजरात हम देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की कोर टीम बैठ के डिसाइड करेगी कि अगला कौन सा हमें चुनाव लड़ना है, और निश्चित रूप से एज ए मेंबर ऑफ द पार्टी, एज ए वॉलंटियर ऑफ द पार्टी, मैं चाहूंगा कि आने वाले जो भी इलेक्शंस हैं, चाहे वो गुजरात के हों, हिमाचल प्रदेश के हों या और राज्यों के हों, वहां भी यही डिसीजन लिया जाए। लेकिन पूरी पार्टी के बिहाफ पे अभी मेरे लिए ये कहना कि हाँ गुजरात में हम अगला चुनाव लड़ रहे होंगे, पर क्यों नहीं लड़ रहे होंगे, मेरे पास कोई वजह भी नहीं है। तो निश्चित रूप से गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है और आने वाले और चुनाव होंगे, तो उसमें भी आम आदमी पार्टी को अब एक विकल्प के रूप में जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां भी, वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात जैसे राज्य हो, वहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं किसी विकल्प का। कांग्रेस और बीजेपी की जो परंपरावादी राजनीति है उससे लोग आजिज आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों ने मौका देके देखा है, कांग्रेस को भी लोगों ने मौका देके देखा है। कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही, कहां इन्होंने स्कूल कॉलेज बनवाए, कहां इन्होंने काम किया उन चीजों पे जो आज आम आदमी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिला, लेकिन उन्होंने भी सरकारी स्कूल कहां ठीक किए, प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, प्राइवेट कॉलेजेस खुलते चले गए। इस देश की शिक्षा को, इस देश के इलाज को, इस देश की बिजली को आप प्राइवेट हाथों में सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुटने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप शिक्षा की बात करें मनीष जी, मैं क्या समझूं ये आपकी बातों से कि क्या कांग्रेस का विकल्प
अब कांग्रेस में अगर कहूं कि क्या बीजेपी का विकल्प नहीं रही मनीष सिसोदिया के हिसाब से कांग्रेस पार्टी का दी एंड? नहीं, कांग्रेस अब देश में देखिए प्रिंसिपल अपोजिशन तो बची नहीं है और केंद्र में बैठी हुई पार्टी मनमर्जी से कुछ भी करती रहती है। कल जैसे आपने देखा जिस तरह से इन्होंने दिल्ली का नगर निगम का चुनाव इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के कैंसिल कराया, तो एक प्रिंसिपल अपोजिशन का स्पेस तो कांग्रेस अब खो चुकी है, वरना विपक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूं ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति विपक्ष और पक्ष की राजनीति नहीं है। आम आदमी पार्टी की राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, बिजनेस, इकोनॉमी आगे बढ़े, इन सब की राजनीति है। दिल्ली में हमने वही राजनीति की है। अब आप इसे पक्ष की बोलो या विपक्ष की बोलो, पंजाब में अगले 5 साल यही राजनीति होगी, यही सरकार चलेगी, यही काम करने वाली सरकार चलेगी और जहां जहां लोगों को भरोसा बनेगा कि हमें भी लेके आना है, वहां वहां लोग लेके आएंगे आम आदमी पार्टी को। मनीष जी, अब नेक्स्ट क्या? लोग काफी उम्मीद से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। क्या सिर्फ पंजाब पे ही फोकस करने वाले हैं कि कुछ 2024 का भी प्लान है? देखिए, पार्टी क्लेम करे ये कोई खास अच्छी बात नहीं है। देश किसको विकल्प के रूप में देख रहा है, देश किससे उम्मीद कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हमको दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, दिल्ली के लोगों को उम्मीद थी, हमने डिलीवर किया। पंजाब के लोगों ने मौका दिया है, पंजाब में हम डिलीवर करेंगे। आम आदमी पार्टी का पूरा विजन, जो केजरीवाल जी का विजन है, वो पूरा डिलीवर किया जाएगा। देश किसको विकल्प के रूप में देख रहा है, वो देश के अंदर से निकल के आएगा। आम आदमी पार्टी अपने आप को ना थोपे, कांग्रेस भी अपने आप को ना थोपे, कोई और भी ना थोपे। विकल्प लोगों को चाहिए, देश को विकल्प चाहिए। देश को ये राजनीति चाहिए कि लोग स्कूल पे बात करें, कॉलेज पे बात करें। आज अरविंद केजरीवाल जी ने इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा कि आज देश ये देख रहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी हमें अपने बच्चे यूक्रेन जैसे छोटे छोटे देशों में पढ़ने के लिए भेजने पड़ते हैं। होना तो ये चाहिए था कि भारत जैसे महान देश में, जिसको विश्वगुरु कहते थे, जिसने तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज रखी थी कभी अपने यहाँ, वहां यूक्रेन जैसे छोटे छोटे देशों के बच्चे पढ़ने आने चाहिए थे। हम अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेज रहे हैं और कल को आफत आ गई तो हमारे बच्चे आफत में फंस गए। वहां पे उल्टा होना चाहिए था कि उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते, वो हम पे डिपेंड होते। तो हमें वो खड़ा करना है। देश वो विकल्प ढूंढ रहा है। आम आदमी पार्टी देगी, आम आदमी पार्टी का स्वागत करेगा देश। कांग्रेस ने दिया नहीं, इसलिए कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहा है। बीजेपी भी नहीं दे पा रही है, बीजेपी को भी रिजेक्ट करेगा आने वाले समय में। मनीष जी, थोड़ा आप, मुझे लग रहा है कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या अंदर राज क्या मनीष जी? प्लान थोड़ा खुल के बताइए ना आप मुझे, प्लान बताइए आगे का क्या, खुल के प्लान बताइए, कुछ तो प्लान है। नहीं, राज आप, मुझे नहीं पता किस चीज को राज कह रहे हैं और किस चीज को खुलासा कह रहे हैं, लेकिन हाँ, मेरे मन में जो राज है वो तो यही है। मेरा दिमाग, आम आदमी पार्टी के लीडर्स का दिमाग अब इस तरफ ही चल रहा है और चलना भी चाहिए कि पंजाब के लोगों ने इतना बड़ा मौका दिया है, इतना भरोसा किया है, उस भरोसे पर कैसे खरे उतरें। हमारा प्लान तो यही है। उस भरोसे को देखते हुए आगे किस राज्य में और देश के किस हिस्से में लोग आम आदमी पार्टी पे, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे भरोसा करेंगे, ये समय बताएगा। मेरे लिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा और बेईमानी होगा। बिल्कुल मनीष जी, आप मेरे साथ जुड़े। आपको और आपकी पार्टी को पंजाब की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, मेरे साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के मनीष सिसोदिया जुड़ रहे थे। आपने इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल को आपके आशीर्वाद के साथ एग्जैक्ट बनाया। इसी तरीके से आपकी सेवा करते रहेंगे और आपके प्रति कमिटेड रहेंगे। सुबह शाम 24 घंटे 365 दिन। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।